गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में चलिए अब हम लोग आगे थ्योरम नंबर थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो थ्योरम थर्ड क्या कह रहा है कि एक बहुपद फलन संतत होता है, यानी कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर एक पॉलिनोमियल फंक्शन इस तरह से दिया है a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x का पावर n एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है, एक बहुपद फलन है। ठीक है, और यहाँ जो है an नॉट इक्वल टू 0 है, an नॉट इक्वल टू 0 है, और जहाँ यह a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट कहाँ तक an तक जो दिए गए हैं यह सब बिलोंग्स कर रहे हैं r से, बिलोंग कर रहा है r से। तो यह एक आपका बहुपद फलन है, हमें इसे दिखाना है कि यह संतत होता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना k एक स्वच्छ अचर है, k एक स्वच्छ अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट k पर हम लोग चेक करते हैं कि यह फलन संतत है कि नहीं। तो k यहाँ पे रखोगे तो आप कहोगे कि सर x बराबर k पर एफ के का वैल्यू क्या आएगा, तो वह हो जाएगा a0 a1k a2k स्क्वायर डॉट 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 क्या an k का पावर n, यही ना आएगा आपका। चलिए, साथ ही अगर हम लिमिट निकालना चाहेंगे x टेंस टू k एफ एक्स का, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k, हम लोग एफ एक्स का क्या लेंगे, यही ना आपका आएगा a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x का पावर n, यह आपका बहुपद फलन है। यहाँ x जगह k पुट कर दोगे तो हो जाएगा a0 a1k a2k स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक an k का पावर n। तो यह वैल्यू और यह दोनों इक्वल है, यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे कह सकते हैं ना। इसलिए लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर है एफ के, अतः कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर के पर संतत है, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए सभी बहुपद फलन संतत होता है, हमने यहाँ से दिखा दिया, समझ गए। अभी पिछले प्रमेय से ही संबंधित एक उप प्रमेय है, उसको देख लेते हैं। अचर फलन संतत होता है, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसे हमें प्रूव करना है। यहाँ मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर में c दिया है, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक अचर फलन हो गया। तो अचर फलन अगर हम लोग मान लो यहाँ पे मान लेते हैं, माना a एक स्वच्छ अचर है, तो अगर आपसे यहाँ पे एफ ए की वैल्यू की बात करें तो एफ ए का वैल्यू सी ही होगा, वही कांस्टेंट सी ही हो जाएगा ना। चलिए, अगर हम फिर यहाँ पे साथ ही इसके लिमिट की बात करें, एक्स टेंस टू ए पर एफ एक्स की लिमिट की बात करें, तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स का वैल्यू क्या लोगे, सी ना, तो कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, यानी ये देख रहे हैं ये दोनों इक्वल हो गया ना। यानी हमने यहाँ से दिखा दिया कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर में है एफ ए के, है ना, यह एफ ए के इक्वल है। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है, यानी यहाँ लिख देंगे इसलिए अचर फलन संतत होता है। यहाँ पे हमने दिखा दिया अचर फलन क्या होता है, संतत होता है, ये हमने दिखा दिया। अगला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 4 कह रहा है कि यदि f और g वास्तविक फलन है तथा f ऑफ g परिभाषित है, तो f ऑफ g परिभाषित है, तो आपको पता है कि परिभाषित होता है, तो मैंने पढ़ाया है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया है ना।
तथा जी एक्स बराबर ए पर संतत है और एफ जी ए पर संतत है, एफ जी ए पर संतत है। तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर ए पे संतत होता है, यह आपको साबित करना है। चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि एफ ऑफ जी परिभाषित है, परिभाषित है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने पढ़ा है कि यह परिभाषित होने के लिए यहाँ फंक्शन जी का रेंज जो होगा, फंक्शन जी का जो रेंज होगा सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ के। तो यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ के, तभी यह परिभाषित हो सकता है। तो जब यह परिभाषित है ये चीज लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं कि gx जो होगा वह सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के, जहां यहाँ कह सकते हैं कि x क्या है, तो x बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ जी से। ठीक है, x किससे बिलोंग करेगा, डोमेन ऑफ जी से। एक ही बात है, x बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ जी से, तो g के डोमेन से बिलोंग करेगा और रखने पे उसका वैल्यू क्या आ रहा है, gx आ रहा है। तो gx जो वैल्यू आ रहा है वो तो रेंज ही ना है, रेंज ही है, तो यानी कि रेंज सबसेट है इसके डोमेन ऑफ के। एक ही बात है, चूंकि आपके पास यहाँ दिया हुआ है कि g x बराबर a पर संतत है, x बराबर a पर संतत है। और जब यह संतत है तो यहाँ पे फंक्शन g का जो लिमिट होगा x टेंस टू a पर, वह क्या होगा, ga के इक्वल होगा, ga के इक्वल होगा। और यहाँ यह भी दिया है कि f ga पर संतत है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स किस पर, x टेंस टू ga पर, है ना, x टेंस टू ga पर। तो यहाँ में f ऑफ g देखना है ना जी, तो फंक्शन का कंपोजिशन में लेना होगा, यहाँ पे f ऑफ gx लेना होगा, यहाँ पे f ऑफ gx इस तरह से दिखाना होगा ना, f ऑफ gx किस पर, तो x gx ना, यहाँ x की जगह gx है, तो gx टेंस टू ga पर। समझ ना बात को, यहाँ f ऑफ g के लिए बात करना है ना, यहाँ f ऑफ g के लिए, तो इस तरह से लिखना होगा। तो यहाँ gx किसके बराबर, gx की जगह पे क्या लेना होगा, ga लेना होगा, और यह इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा f ga। समझ ना, gx की जगह पर ga रखोगे तो यह आ जाएगा। चलिए, ये हमने इक्वेशन एज ए फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, एज ए फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब हम लोग लिमिट निकालते हैं x टेंस टू a f ऑफ gx का, f ऑफ gx का लिमिट यहां से निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा, लिमिट यहाँ कर देते हैं gx टेंस टू ga। क्यों ऐसा किए हैं, चूंकि आपके पास x टेंस टू a है, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि gx टेंस टू ga, ऐसे लिख सकते हैं ना जी। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा f gx, ठीक है। अच्छा, इस gx की जगह पर यह पुट कर दोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा f ga। इसको एज ए सेकेंड देखो, तो यहाँ और यहाँ दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है ना, सेम ही है, देख रहे हैं कि नहीं। या इसको सेकंड मानने की जगह यहाँ कर दो, समीकरण 1 से ये लिखे हैं, समीकरण 1 से यह लिखे हैं, यहाँ जीए जो लिखा है यहाँ देख रहे हैं ना, इसके वैल्यू के बाद समीकरण 1 से। चलिए, तो यहाँ हमने दिखा दिया कि फंक्शन f ऑफ gx का लिमिट x टेंस टू a पर f ga के इक्वल है, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि f ऑफ gx x बराबर a पर संतत है। समझिए ना, तो बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर। चलिए अगला देखिए, थ्योरम 5। यदि यहाँ दिया है कि f और g संतत फलन है तथा f ऑफ g परिभाषित है, तो संयुक्त फलन f ऑफ gx बराबर f gx भी संतत होता है, यह हमें प्रूव करना है। चूंकि हमारे पास यहाँ दिया है कि f ऑफ g परिभाषित है, f ऑफ g क्या है,
परिभाषित है, तो जब एफ ऑफ जी परिभाषित है तो यह परिभाषित कब होता है, जब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ जी जो होगा, रेंज ऑफ फंक्शन जी जो होगा सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के तब। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं मान ए बिलोंग्स करता है डोमेन ऑफ जी से, जहाँ ए एक स्वच्छ अचर है, स्वच्छ अचर है, ये स्वच्छ अचर दिया हुआ है, यह मान लेते हैं, और जो कि सबसेट है, जो बिलोंग्स करता है डोमेन ऑफ जी से, डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करता है। अच्छा, जब डोमेन ऑफ जी में है, मतलब जी के डोमेन का एक एलिमेंट है ए, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जी एक्स बराबर ए पर संतत है, क्योंकि दोनों संतत फलन है और x बिलोंग्स करता है डोमेन ऑफ जी से, सॉरी a बिलोंग करता है डोमेन ऑफ जी से, यानी कि a पर यह फंक्शन g संतत होगा। और जब संतत होगा तो इसका लिमिट देखेंगे x टेंड्स टू a पर, फंक्शन gx का लिमिट जो होगा वह ga के इक्वल होगा ना, ga के इक्वल, चलिए ga के इक्वल होगा। अच्छा, एक चीज बताओ, जब f ऑफ g की बात करना है या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की बात करना है, तो यह ga जो आएगा, ga जो वैल्यू आएगा, ga जो वैल्यू आएगा वह यहाँ कह सकते हैं ga जो होगा बिलोंग्स करेगा किस से, रेंज ऑफ g से, रेंज ऑफ जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये GA रेंज का ही कोई एक एलिमेंट होगा, GA इसके रेंज का ही कोई एक एलिमेंट होगा, यानी कि उसमें बिलोंग करेगा। यानी ऐसा यह भी कह सकते हैं कि GA बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ F से, फंक्शन F के डोमेन से। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ऊपर कि रेंज ऑफ G सबसेट है डोमेन ऑफ F के। यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि रेंज ऑफ G जो है सबसेट है डोमेन ऑफ F के, इसलिए समझ गए, डोमेन ऑफ F के। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि फंक्शन F जो है किस पर, x बराबर GA पर संतत होगा, क्योंकि ये GA उसका एक एलिमेंट होगा ना, उसमें मिल रहा है ना, GA उसके डोमेन ऑफ F का एक एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है उसमें, डेट मीन्स x बराबर a पर यह संतत होगा फंक्शन F, क्योंकि F और G दोनों संतत ही फलन है, तो इसलिए F भी तो संतत होगा ना जी, x बराबर GA पर, क्योंकि GA क्या है, डोमेन ऑफ F का में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू GA है ना, fx बराबर में क्या हो जाएगा, FGA। चलो, तो इसको एज अ समीकरण 1 ले लेते हैं, है ना, समीकरण A ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ g के बारे में पूछ रहा था ना, f ऑफ gx। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल पढ़े हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, x टेंड्स टू a है ना जी, क्या पढ़े हैं, इसे हम लोग f gx ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, अब एक काम करते हैं, चूंकि आपके पास x टेंड्स टू a है, तो यहाँ पे हम चाहें तो gx टेंड्स टू ga नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे कर देते हैं लिमिट में चेंज, gx टेंड्स टू ga, तो यहाँ पे जो है वो रहने दो fgx। चलो देखो, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसका लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ gx के जगह पर क्या पुट हो जाएगा, ga ना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा fga। ये कैसे हुआ, तो हम लोग यहाँ पे, चलो इसको ऐसे ही छोड़ दो, रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझो ना, यहाँ आपने gx की जगह पे ga रख दिया, तो हमने यहाँ पे दिखा दिया ना, हमने यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिया कि f ऑफ ga इसका वैल्यू आ रहा है, फंक्शन f ऑफ g का x टेंड्स टू a पर जो लिमिट है f ऑफ ga आ जा रहा है। इक्वेशन फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः हमने यहाँ क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ g x बराबर हो जा रहा है f ऑफ ga के, और ये भी देख रहा है कि f ऑफ g परिभाषित है, उसका अस्तित्व भी है और इसका वैल्यू इसके बराबर है। अतः यहाँ कह सकते हैं, या
इसलिए एफ ऑफ जी एक्स जो होगा एफ जी एक्स के बराबर है, जो क्या है एक्स बराबर ए पर संतत है, संतत है, ये हमने दिखा दिया। तो चलिए अगला थ्योरम देखते हैं, लास्ट थ्योरम है। यदि कोई फलन f अपने प्रांत d में संतत है तो मोड d भी डोमेन d पर संतत होगा। यानी कि फंक्शन f जो है अपने डोमेन d पर संतत है, तो मॉडुलस ऑफ फंक्शन f जो होगा उसी डोमेन d पर संतत होगा। ये आपको साबित करना है। मान लेते हैं, माना a एक स्वच्छ अचर है, स्वच्छ अचर है तथा a बिलोंग्स टू डोमेन d, या सिर्फ d भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, d में बिलोंग्स करता है, यानी कि इसका कोई एलिमेंट है। इसलिए यहाँ कह सकते, चूंकि आपके पास कह रहा है ना कि f जो है अपने प्रांत d पर संतत है, चूंकि f प्रांत d में संतत है तो d प्रांत का ही एक एलिमेंट a है, अतः f x बराबर a पर भी संतत है, संतत होगा या है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये संतत होगा तो यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, एफ एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए के वैल्यू के बराबर। अच्छा, हमें इसका मॉडुलस के बारे में चेक करना है, चलिए इसका मॉडुलस लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a मोड एफ एक्स, इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा, इसके बारे में हमने देखना है ना जी, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे लगा देते हैं, मोड बाहर निकाल दो, एफ एक्स, ऐसे कर सकते हैं ना, हम लोग पढ़े हुए हैं 11th क्लास में लिमिट में। चलिए, तो अब यहाँ से देखो, अब देखो x टेंड्स टू a पर एफ एक्स का लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन का x टेंड्स टू a पर जो हम लोग लिमिट ला रहे हैं वह एफ ए के मॉडुलस के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं यहाँ कि मोड एफ एक्स बराबर ए पर संतत है। बहुत ही सिंपल था थ्योरम, तो बहुत ही सिंपल है, एक ही कंसेप्ट पे सारे प्रूफ हो रहे हैं। हम लोग को ध्यान रखना है कि जब कोई फंक्शन संतत हो रहा है तो वह उसका मान, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि फंक्शन एफ एक्स बराबर ए पर संतत है, यानी कि एफ ए का वैल्यू का अस्तित्व एग्जिस्ट करना चाहिए और इसके लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए, x टेंड्स टू a पर उसके लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए और इसका वैल्यू इस एफ ए के इक्वल होना चाहिए, तभी वह संतत होता है। यही कंडीशन हम देखें और उसी कंडीशन को लेकर सारा प्रूफ हम लोग किए हैं। तो ये सारे थ्योरम आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी आप चैप्टर अच्छे से बना पाओगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने प्रांत पर संतत होता है। उसी तरह से जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो सारे भी अपने प्रांत पर संतत होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी बस जान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है वो अपने प्रांत पर संतत होता है, यानी कि अपने डोमेन पर वो संतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये आपको याद रखना है। तो यही सब आपके कंसेप्ट हैं चैप्टर के। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट दिखाओगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ऐसा नहीं है कि 12th क्लास इतना भी आसान है, ऐसा नहीं है कि 12th आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर होना होगा, हर एक बात मेरी बताई हुई हर एक बात को आपको याद रखना होगा, तभी जाके आप चैप्टर को बना पाओगे। ऐसे सोचोगे सर 4 फॉर्मूले लिख ले और क्वेश्चन बना ले, क्वेश्चन तो बना लोगे भाई, लेकिन चैप्टर का जो कंसेप्ट है ना वो आपके पास नहीं आ पाएगा। तो कोई भी चीज़ पढ़ाई करो ना, उसका एक कंसेप्ट लो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अक्सर टीचर लोग क्या करते हैं, वही है 4 फॉर्मूले लिखवा देते हैं, बेटा क्वेश्चन बना लेना। यार वो कुछ नहीं है, वो गधा बना रहे, वो तो खुद गधे हैं ही, तो आपको भी गधे बना रहे। जब तक आपको सही कंसेप्ट नहीं मिलेगा आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, जब तक एक अच्छा कंसेप्ट नहीं मिलेगा, तरीका नहीं मिलेगा ना, आपको क्वेश्चन बनाना सीख लोगे। यार उसमें बुक में बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए होते हैं बच्चे समझ नहीं पाते हैं,
और आप लोग ना सिर्फ ऐसे फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दिया करो, उसके थ्योरी पे भी ध्यान दिया करो। थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अक्सर टीचर लोग थ्योरी से दूर भागते हैं क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आता है। रियल बात मैं बता रहा हूँ आपको कि टीचर्स को भी थ्योरी वगैरह कुछ आता नहीं है, वो लोग खुद नहीं समझ पाते तो आपको क्या समझाएंगे। इसलिए बोलते हैं आप भी छोड़ दो, क्योंकि उनको भी कोई नहीं बताया है। तो यही दिक्कत है यार यहाँ की। सारे क्वेश्चन बनाना तो सीख लेते हो लेकिन अच्छा कंसेप्ट नहीं मिल पाता यार। तो कंसेप्ट के साथ पढ़ो, तरीके के साथ पढ़ो। मैं बार बार आपको बताता हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ो। क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक दिया है, या सीधे सर्च करो ना यार, के सी सिन्हा क्लास 11-12, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, आप सीधे सर्च करो। हमारे वीडियो के अलावा और किसी को वीडियो नहीं आएंगे, सबसे ऊपर हम ही लोग का वीडियो होगा, क्योंकि यार मैं अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ, सही कंसेप्ट देता हूँ, ठीक है। और मैं देखता हूँ कई लोग वीडियो बना के डाल देते हैं, उन लोग को भी मेरे तरफ से यह अनुरोध है कि यार कम से कम पहले अपने नॉलेज को ठीक करो। आप लोग कुछ भी डाल देते हो, बच्चे इतना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, उन लोग की दुनिया आप लोग, वही होता है ना, तालाब की दुनिया आप लोग बना देते हो, है ना। तो उनको समुंदर में ढकेलो ताकि उनको भी तैरना आ जाए। तो आप लोग तालाब की दुनिया से बाहर निकलो और अच्छा कंसेप्ट लो, अच्छे तरीके से जानो, फिर आप भी पढ़ाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार पहले पढ़ तो लो अच्छे से, तब पढ़ाओ, अच्छा नॉलेज दो ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। थैंक्स। और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से चलेंगे, है ना। तब तक आप लोग ये तीनों पार्ट्स जो हैं अच्छे से रिवीजन कर लो। लिमिट चैप्टर जरूर पढ़ लेना, लिमिट चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। पूरे बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिमिट चैप्टर पढ़ लेना, तभी आपको यह भी चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।